हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे आज एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज होंगे आपके कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 के जन संघर्ष और आंदोलन के। हम सारे एमसीक्यूज को यहां पर देखने वाले हैं। अब एक एक करके देखेंगे और हर एक एमसीक्यू पर हम थोड़ी सी कहानी भी जानेंगे ताकि हमारे चैप्टर का एक बार और रिवीजन हो जाए, हम एक बार और चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, नंबर तो अच्छे ला ही लाएं, साथ में चैप्टर को इतना अच्छे समझें कि भविष्य में भी कोई पूछे तो आपको एकदम बनना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, किस वित्तीय एजेंसी और संगठन ने, है ना, कौन सी फाइनेंशियल जो एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है ने बोलीविया सरकार पर नगर पालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने के लिए दबाव डाला। अब बोलीविया आ गया तो बोलीविया आप कहां कहेंगे, तो आप कह देंगे सर लातीनी अमेरिका का देश है। अगर और अच्छा पूछ लिया तो क्या कह देंगे, दक्षिण अमेरिका का देश है। क्या कह देंगे, साउथ अमेरिका का देश है। बोलीविया की राजधानी कभी पूछ ली तो बता देना ला पाज है। तो अब यहां पर सरकार पर नगर पालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने का दबाव डाला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया और इनमें से कोई नहीं। तो ये दबाव डाला गया था विश्व बैंक के द्वारा। जब ये दबाव डाला गया, विश्व बैंक ने दबाव डाला और ये दबाव के बाद किसके पास गई, एक निजी कंपनी के पास, है ना, निजी कंपनी के पास जलापूर्ति जाती है। जलापूर्ति निजी कंपनी के पास जाती है तो इसको क्या कहते हैं, जल का निजीकरण। क्या कहा जाता है, जल का निजीकरण। और इसके लिए एक आंदोलन भी हो जाता है। क्या आंदोलन होता है, उस आंदोलन को क्या कहेंगे, तो उस आंदोलन को कहा जाता है जल युद्ध। क्या कहते हैं, जल युद्ध। और कहां पर होता है, बोलीविया में होता है। और उस जल युद्ध के माध्यम से ये जो कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसको भगाया जाता है। दोबारा से नियंत्रण किसके हाथ में आता है, नगर पालिका के हाथ में आता है। जल के निजीकरण से क्या हुआ कि जो जल की कीमतें हैं वो 3 से 5 गुना तक बढ़ जाती हैं। उनको 200 रुपए दे रहे थे, 100 रुपए दे रहे थे, उनको 1000 रुपए तक महीने का चुकाना पड़ रहा था। तो ये जल के निजीकरण के खिलाफ यहां पर एक आंदोलन भी होगा और इस आंदोलन में सहभागिता या आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो संगठन होगा वो फेडकोर होगा। ठीक, तो किसके द्वारा दबाव डाला गया, याद रखेंगे, किसके द्वारा डाला गया, विश्व बैंक के द्वारा डाला गया। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है जनता का लामबंद होना, संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाएं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, जनता जब लामबंद होती है तो इससे जो लोकतांत्रिक संघर्ष होते हैं उनका हल होता है, उनका सॉल्यूशन निकलता है। अगला प्रश्न है कि राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, 2000, 2001, 2002, 2003। अब ये राजा बीरेंद्र कौन है, तो राजा बीरेंद्र जो है, अगर हम इनकी बात करें, राजा बीरेंद्र, इनका संबंध है नेपाल से। और नेपाल में इनने क्या किया था, नेपाल में इनने लोकतंत्र को, है ना, लोकतांत्रिक गतिविधि को या लोकतांत्रिक संक्रमण को स्वीकार किया था। मतलब कि हम क्या कहते हैं यहां पर, मतलब कि ये हो गया यहां पर कि जो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जाने का समय लग रहा था, जो गतिविधि थी, उसको इन्हें स्वीकार कर लिया था। ये ऐसे व्यक्ति थे। मतलब राजा प्रमुख रहेगा लेकिन नाम मात्र का होगा, वास्तविक ताकत जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। तो ऐसे राजा बीरेंद्र का शाही कत्लेआम कब जाता है, 2001 के आसपास आपको एक कत्लेआम देखने को मिलता है। और इनके बाद राजा कौन बैठते हैं, तो इनके बाद राजा गद्दी पर जो बैठते हैं उनको हम राजा ज्ञानेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त कर दिया। अब 2 राजा आपको मिल गए थे, है ना, 2 राजा मिल गए थे, एक राजा वीरेंद्र मिल गए थे और एक राजा ज्ञानेंद्र मिल गए थे। दोनों अपोजिट थे। ज्ञानेंद्र और वीरेंद्र में क्या फर्क था, तो वीरेंद्र की अगर हम बात करें तो ये ऐसा राजा था जो लोकतंत्र को स्वीकार कर रहा था, लोकतंत्र को इसने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट। और ये ऐसा राजा था जिसने लोकतंत्र को क्या कर दिया था, रिजेक्ट करने के पीछे कारण भी था कि ये समझ गया था लोकतांत्रिक सरकार की कमजोरी को। क्या समझ गया था, लोकतांत्रिक सरकार कमजोर थी, उसकी कमजोरी को समझ गया था और उसने
ऐसे कुछ नियम बना दिए थे, अस्वीकार कर दिया था इनको मानना, और बाद में जाकर जो प्रधानमंत्री थे उनको भी बर्खास्त कर दिया। कब कर दिया था? तो ये घटना घटती है फरवरी 2005 में। 4 ऑप्शन आपके सामने, फरवरी 2005, 2006, मार्च 2006 और अप्रैल 2006। तो कब घटती है? फरवरी 2005 में वो वहां के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन संगठित राजनीति की एजेंसी में एक नहीं है? ऐसा कौन है जो संगठित राजनीतिक एजेंसी में से एक नहीं है, वो बताना है। राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलन समूह, या इनमें से कोई नहीं। जो संगठित राजनीतिक एजेंसियों में से एक नहीं है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। संगठित राजनीति की एजेंसियों में ये सभी काम करती हैं, दबाव समूह हो, आंदोलन समूह हो या राजनीतिक दल हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1987 में कर्नाटक में शुरू हुए आंदोलन कित्तको हिच्चको अर्थात तोड़ो और रोको पर आधारित था। क्या था? आपने देखा था यहां पर कर्नाटक सरकार ने 1984 का अपन जिक्र करते हैं तो यहां पर कर्नाटक सरकार क्या करती है? कर्नाटक पल्प करके कंपनी स्थापित कर देती है जिसको 3000 एकड़ जमीन दे देती है, और वो जमीन आप देख रहे हैं कि एकदम कौड़ी के भाव में दे दी, और वहां पर कंपनी क्या करती है? यूकेलिप्टस के पेड़ लगाती है, और उन जमीनों पर वहां के स्थानीय लोग क्या कर रहे थे? वहां के स्थानीय लोग क्या करते? अपने जानवर चराते थे, अपनी दैनिक दिनचर्या करते थे, तो उससे वो नाराज हो गए थे। तो वहां पर तोड़ो और रोको आंदोलन किया गया। तो इस किस पर आधारित था? किसानों द्वारा अहिंसक विरोध था, किसानों द्वारा हिंसक विरोध था, कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा हिंसक विरोध था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? किसानों द्वारा अहिंसक विरोध का यह रास्ता अपनाया गया था कि पेड़ों को तोड़ो और उपजाऊ पेड़, जो काम के पेड़ हैं, जो किसानों के फायदेमंद वृक्ष हैं, उनके पौधों को वहां पर लगाओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? सर्वसम्मति से, लोकप्रिय संघर्ष से, उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र कैसे? संघर्ष से। बिना संघर्ष की लोकतंत्र नहीं आता। लोकतंत्र के लिए संघर्ष होता है, आंदोलन होते हैं, जन संघर्ष होते हैं, ये बिल्कुल होते ही रहते हैं, बिना इनके नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर आपने नेपाल का उदाहरण देखा, आपने भारत का उदाहरण भी देखा। नेपाल में आपने देखा कि 2006 में घटनाएं घट पाती हैं लोकतंत्र की स्थापना को लेकर। जनता को रोड पर निकलना पड़ा, जनता को कर्फ्यू तोड़कर आना पड़ा, बहुत भीड़ में जनता आनी पड़ी। तो संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र की स्थापना होती है, और लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए भी संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकप्रिय संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र आता है, या लोकतंत्र विकसित होता है, लोकतंत्र परिपक्व होता है। बोलीविया का जल युद्ध किसने जीता? लोगों ने, सरकार ने, एमएनसी ने। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनमें से कोई नहीं। तो बोलीविया का युद्ध जीता लोगों ने। बोलीविया का जल युद्ध क्या था? जल के निजीकरण के खिलाफ। किसके खिलाफ? जल के निजीकरण के विरुद्ध था। और ये खास तौर पर कहां देखने को मिले था? तो एक कोच बम्बा करके शहर था बोलीविया का, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो बोलीविया का जल युद्ध किसने जीत लिया? लोगों के द्वारा जीत लिया। और इसमें संगठन कौन सा शामिल था? तो इसमें संगठन शामिल था फेडेकोर, है ना। फेडेकोर नाम का एक संगठन इसमें शामिल हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 2006 में बोलीविया में किस राजनीतिक दल ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया? तो वहां पर कई सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन एक राजनीतिक दल था जिसको सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। किसने समर्थन किया? सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा उस जो विरोध प्रदर्शन था उसका समर्थन किया गया। बाद में जाकर 2006 में इस पार्टी की सत्ता भी आती है, ये सत्ता पर भी काबिज होता है, सत्ता भी प्राप्त करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गलत कथन को आपको चुनना है, जो भी गलत है उसको आप यहां पर चुनेंगे। एक हित समूह की तरह एक आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेता है ना, चुनावी प्रतिस्पर्धा में इसका भाग नहीं होता। एक हित समूह की तरह एक आंदोलन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हित समूह के विपरीत आंदोलन में एक ढीला संगठन होता है। हित समूह की तरह आंदोलनों में एक ढीला संगठन होता है। क्या बताना है? तो इसका जो आप देखेंगे हित समूह की तरह आंदोलनों में एक ढीला संगठन होता है, ये कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष, है ना, हित समूह नहीं है? कौन सा वर्ग विशेष हित समूह नहीं है? ट्रेड यूनियन, व्यापार संगठन, पेशेवर समूह, या बोलीविया का जो संगठन जिसको फेडेकोर कहते हैं। ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेड वालों की बात करेगा, व्यापारिक संगठन व्यापारियों की बात करेगा, पेशेवर पेशेवरों की बात करेगा, जैसे शिक्षक हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इनकी बात करेगा। फेडेकोर जो था वो किसकी बात कर रहा था? जल की बात कर रहा था कि जल पर से निजीकरण खत्म होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आमतौर पर वर्ग विशेष हित समूह बढ़ावा देना चाहते हैं किसे? 4 ऑप्शन है। समाज के समूह के एक विशेष वर्ग के हित को, सामान्य रूप से समाज के हित को, उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी के लिए, या ऑप्शन नंबर का और गा दोनों है। सही क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे, का और गा दोनों सही हो जाएंगे। समाज के समूह के एक वर्ग विशेष के लिए और उनके सदस्यों की भलाई और बेहतरी के लिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन है, लोकतंत्र के लिए नेपाल में संघर्ष, महिला आंदोलन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आंदोलन ना होकर ये क्या है? दल है। तो क्या इनमें चारों में से क्या सही होगा? देखते हैं। यही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन क्या है? ये एक दल है, एक पार्टी है, एक संगठन है, आंदोलन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जन सामान्य हित समूहों के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है? वे कुछ अन्य सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन के सदस्य उसल सखी के लाभ नहीं उठा सकते, उसल सखी के लाभ नहीं उठा सकते जिसमें संगठन पाना चाहता है। वे वर्ग विशेष के हितों के बजाय सामूहिक हितों को बढ़ावा देते हैं, उनका लक्ष्य अपने सदस्यों की मदद करना। तो क्या सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है कि वो अपने सदस्यों की मदद करें। संगठन के सदस्य उस का लाभ नहीं ले पाते हैं ना, उस चीज का या उस शख्स का लाभ नहीं उठा पाते जिसे संगठन पाना चाहता है, उस चीज का लाभ नहीं उठा पाते ना। सही गलत मतलब इसमें से सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है? पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? सार्वभौम प्रकृति का कौन सा नहीं है? तो नर्मदा आंदोलन। ये सिर्फ नर्मदा को लेकर टारगेट किया गया था, तो सार्वभौम प्रकृति का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, या वर्कर्स ट्रेड यूनियन? कौन सा है? तो इसमें से वर्कर्स ट्रेड यूनियन जो है वो दबाव समूह के रूप में जरूर काम करता है, सरकार के ऊपर दबाव जरूर डालता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बनते हैं। माओवादी स्पष्ट बहुमत सत्ता में आए? नहीं। संसद को बहाल किया गया। नए कानूनों से राजा की शक्ति कम हो गई? बिल्कुल हो गई। तो कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया था? राजतंत्र को, तानाशाही को, औपनिवेशिक, या लोकतंत्र को? तो किसको अपना लिया था? लोकतांत्रिक सरकार को 1990 में अपना लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों के बारे में सत्य नहीं है? वे सीधे पार्टी की राजनीति में लगे हुए हैं? ये सत्य नहीं है। वे राजनीतिक रुख अपनाते हैं? ये भी सत्य है। वे विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं? ये भी सत्य है। वे जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं? ये भी सत्य है। कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सत्य नहीं है, वही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया? 85 में, 1985 में, 95 में, 90 में, या 1965 में? कब आया? तो 1990 में आता है। उस समय राजा कौन थे? राजा वीरेंद्र थे। उन्होंने इसको मान्यता भी दी थी। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं। हमारे अध्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर किया, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आप जानते हैं कि मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब अब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना, क्योंकि मैग्नेट बेंस आपके लिए लेकर आता है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। आपको कोई पेमेंट वहां पर नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, जिनके सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स और ई बुक्स भी तैयार की गई हैं। जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने में तकलीफ आती होगी, तो हमारे नोट्स एंड बुक्स भी तैयार की गई हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वो लिंक, वो रास्ता है, वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप, जिसके जरिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं? नोट्स तक पहुंच सकते हैं। तो लिंक पर पहुंचिए, क्लिक करिए, फिलअप करिए इन्फॉर्मेशन, अपने नोट्स तक पहुंचिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे। कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।